हमने बच्चे लास्ट टाइम लॉरेंस फोर्स की थी। लॉरेंस फोर्स के अंदर हमने क्या किया था कि अगर एक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के अंदर है तो उसके ऊपर नेट फोर्स क्या निकलेगी, और इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स थे, जो भी हमारा पार्ट था, वो सारा हमने कवर कर लिया था। उसके बाद जो आज का टॉपिक है वो आता है अपना वेलोसिटी फिल्टर। अब वेलोसिटी फिल्टर जो टॉपिक है, ये ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम तुमने वर्ड सुना है। इस शब्द का हमने इस्तेमाल किया था लॉरेंस फोर्स के अंदर ही, जब हमने उसका स्पेशल केस किया था। याद है हमने क्या बात करी थी जिस टाइम पे हमने वो टॉपिक किया था? तो हमने एक स्पेशल केस डिस्कस किया था जिसमें हमने कहा था कि अगर कोई इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस जो किसी चार्ज पार्टिकल पे हैं, दैट इज फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों अगर इक्वल हो जाती हैं तो उस वक्त एक सर्टेन वेलोसिटी के साथ ही चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा होगा, या ये कहो एक सर्टेन वेलोसिटी के साथ अगर चार्ज पार्टिकल मूव करेगा किसी गिवन इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो हमारे पास जो उस वेलोसिटी की वैल्यू आएगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के रेशियो के इक्वल आती है। ये वेलोसिटी फिल्टर का या वेलोसिटी सिलेक्टर का कंसेप्ट है। अब इसका फायदा क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं इसको समझाऊं तुम्हें तो एक बार ये कंसेप्ट सोच के देखो। हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स पढ़े हुए हैं। कैथोड रे जिस टाइम पे हमने पढ़ा था, या कभी भी तुमने सुना हो कि बम्बार्डमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स किए, बम्बार्डमेंट ऑफ चार्ज कर दिया, सुना है ना? ये वाला पार्ट हमने कहां सुना था? मेनली हमने सबसे पहले तो 9th क्लास के अंदर जिस टाइम पे स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था उसके अंदर रदरफोर्ड गोल्डफाइल एक्सपेरिमेंट में कि भाई रेडिएशंस के आगे एक्सपोज किया, फिर हमने कहा था चार्ज पार्टिकल्स के आगे एक्सपोज कर दिया। इस तरह की जो हमने वो कंसेप्ट पढ़े थे। इसके अलावा भी बहुत सारे जगह पे ऐसा होता है कि हमें चार्ज पार्टिकल को बम्बार्ड करना होता है किसी सर्टेन वेलोसिटी के साथ। हम कैसे उनको एक्सेलरेट करें, पहला तो ये मुद्दा। उसके लिए अगला टॉपिक आएगा साइक्लोट्रॉन। लेकिन अगर बहुत सारी मिलीजुली वेलोसिटीज के साथ अगर चार्ज पार्टिकल आ रहे हैं और उसमें से मुझे कोई सर्टेन टाइप की वेलोसिटी के साथ ही चार्ज पार्टिकल को सेलेक्ट करना है, तो उसका काम वेलोसिटी सिलेक्टर या वेलोसिटी फिल्टर के थ्रू हो सकता है। क्लियर है? ये बात समझ में आ रही है? तो वेलोसिटी सिलेक्टर या वेलोसिटी फिल्टर क्या होगा? अगर मुझे क्या करना है कि मुझे किसी सर्टेन वेलोसिटी वाले चार्ज पार्टिकल को ही अलाउ करना है एक जगह से जाने देने के लिए, तो मैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से अपने आप सेलेक्ट करूंगा कि उन दोनों का जो रेशियो रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो रेशियो रहेगा, वो एग्जैक्टली वेलोसिटी की वैल्यू के बराबर हो। अगर ऐसी अरेंजमेंट मैं कर पाऊं तो एक सर्टेन वेलोसिटी वाला ही चार्ज पार्टिकल अनडेविएटेड सीधा चला जाएगा, बाकी चार्ज पार्टिकल के ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लग जाएगी। क्या होता है, अभी इसको कंसेप्ट को इन डेप्थ समझते हैं वेलोसिटी फिल्टर के थ्रू। हमारे पास यहां पे वेलोसिटी फिल्टर है बच्चा। वेलोसिटी फिल्टर के अंदर हमने क्या किया वो देखो। अब बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल यहां से हमने इंट्रोड्यूस किया, काफी सारे चार्जेस जा रहे होंगे लेटर से। इसके अंदर मैंने यहां पे क्या लगाया हुआ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है, नेगेटिव प्लेट और पॉजिटिव प्लेट। सॉर्टेड है बच्चा। और इसी के अंदर ये यहां पे हमने परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या लगाई हुई है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर लगते हैं, और उन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारे पास क्या आती है, वेलोसिटी। तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे से ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर से बाहर, और जो चार्ज पार्टिकल है वो सीधा जा रहा है। अब यहां पे अगर इस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की जो मतलब वैल्यूज हैं वो इस तरीके से हैं कि चार्ज के ऊपर लगने वाली इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों इक्वल हैं। इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और मैग्नेटिक फोर्स जो है वो दोनों अगर इन मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाते हैं, तो हमारे पास QE इज इक्वल टू QVB से V की वैल्यू E बाई B के एग्जैक्टली इक्वल आ जाएगी कि नहीं? और अगर वो इक्वल आ जाती है तो जो पार्टिकल्स उस सर्टेन वेलोसिटी के साथ आ रहे होंगे वो अनडेविएटेड सीधा सीधा निकल जाते हैं, और वो सीधा यहां से होते हुए हमारे टारगेट पे हिट कर जाते हैं। कंसेप्ट समझ में आया है क्या? अब इसको साथ के साथ रीड करते हैं, समझते जाना बच्चा। अपने पास है क्या? Velocity filter is an arrangement of a cross electric and magnetic field in region which help us to select from a beam of charged particle of the given velocity irrespective of their charge and masses. ठीक है, चार्ज और मास का फर्क नहीं पड़ रहा, उनका मैग्नीट्यूड कितना है। हम सिर्फ किसकी बात करें कि वो किस वेलोसिटी के हैं, उन सर्टेन वेलोसिटी वाले चार्ज पार्टिकल को हमने सेलेक्ट कर लेना। अगर ऐसा है, पहला तो काम यही हो गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों इक्वल आ गई। QE इज इक्वल टू QVB, यहां से V की वैल्यू E बाई B आ गई। तो सच पार्टिकल्स विच आर मूविंग विद द वेलोसिटी V
will go undeviated and filtered out of the region through the slit 2, and the particles emerging from the slit S2 will have the same velocity even though their charge and masses may be different. कंसेप्ट समझ में आ गया? The velocity filter is used in mass spectrograph, which help to find the mass of the specific charge to basically specific charge क्या होता है? Charge to mass ratio of the charged particle. क्लियर है बच्चा? किसी को परेशानी इसके अंदर? ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाता है बच्चा? वेलोसिटी फिल्टर। अब बच्चा वेलोसिटी फिल्टर के बाद हमारे पास टॉपिक आता है साइक्लोट्रॉन। अब साइक्लोट्रॉन क्या है? जैसा हमने अभी बात करी कि भाई क्या करता है, देखो जब चार्ज पार्टिकल है मुझे एक्सेलरेट करना है किसी सर्टेन वेलोसिटी के साथ, अगर मुझे किसी एक्सपेरिमेंट में चाहिए तो मुझे उस चार्ज पार्टिकल को सर्टेन वेलोसिटी तक एक्सेलरेट करने के लिए, एक सर्टेन वेलोसिटी तक पहुंचाने के लिए कोई एक डिवाइस की जरूरत पड़ेगी जो उसको इतना तेज कर सके। तो उस डिवाइस का नाम होता है बच्चा साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन बेसिकली क्या काम करता है, इसके कंसेप्ट को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि पहले देखो बहुत सारे हमारे पास ये थे इसमें डिवाइसेस आते थे, जैसे अपना वेन डिग्राफ जनरेटर वगैरह, और भी 2-3 टॉपिक्स होते थे। अब सिर्फ साइक्लोट्रॉन है सिलेबस में, तो चांसेस बढ़ जाते हैं इसके आने। ठीक है, तो बाकी एक बार सिलेबस क्रॉस चेक कर लेंगे और आइडिया लग जाएगा। तो साइक्लोट्रॉन में हमारे पास होता क्या, अब इसको एक बार कंसेप्ट वाइज समझो। साइक्लोट्रॉन के अंदर यहाँ पर ऊपर नॉर्थ पोल, नीचे साउथ पोल, बिल्कुल ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड लगा है, कुछ अलग तरह की चीज नहीं है। बीच में लगाया हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर का जो सिंबल है वो कैसा? साइनोसॉइडल वेव, यानी कि एक तरह से ऑल्टरनेटिंग करंट। तो मैं हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर बेसिकली जब लगा रहा हूं तो वो क्या काम करेगा, वो कॉन्टिन्यूअसली अपनी पोलैरिटी स्विच करता रहता है। एक बार प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस टर्मिनल स्विच होते होते हैं अपनी, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट करता है क्या, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर क्या करता है, एक हाई पोटेंशियल में लेकिन करंट की डायरेक्शन स्विच करता रहेगा बार बार। तो एक बार ये प्लस ये माइनस, फिर ये प्लस ये माइनस, उल्टा चलता रहेगा, ऐसे ऑल्टरनेट करते रहेंगे एक दूसरे को स्विच। अब इनको हमने लगाया है इन दो D1 और D2 डी शेप्ड चेंबर्स के साथ। अब ये डी शेप्ड चेंबर है क्या, देखो इसको समझना। मान लो हमारे पास क्या है, दो थाली है। थाली क्या है? जो खाना खाने वाली थाली होती है, थाली पता है सबको। अगर हम उन दो थालियों को ऊपर रखें तो एक छोटा सिलेंडर बन जाएगा। उन सिलेंडर को बीच में से काट दें तो क्या बनेंगे? दो डी शेप्ड कुछ बन जाएंगे कि नहीं, हॉलो सिलेंडर टाइप, है ना। एक तरह से सेमी सर्कुलर शेप के दो हॉलो सिलेंडर बनेंगे जो बीच में से खाली है। ये समझ में आए? तो ये वो चीजें हैं। अब उनको मैंने हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर से कनेक्ट किया और उन दोनों डी शेप्स को थोड़ा सा डिस्टेंस पे रख दिया। बीच में गैप दिख रहा है। अब इस गैप के बीच में मैं एक चार्ज पार्टिकल को इंट्रोड्यूस करूंगा। अब एक बात देखो बच्चा, यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर है, ऊपर से मैग्नेटिक फील्ड है। चार्ज पार्टिकल को मैं जब यहाँ इंट्रोड्यूस करूंगा तो एक तरह से हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करेगा एक किसी टाइम पे, किसी इंस्टेंट पे, एक सर्टेन डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड अपनी एक फिक्स डायरेक्शन रखेगा। तो इन दोनों की वजह से मिला जुला के उस चार्ज पार्टिकल पे एक नेट फोर्स आएगी। अब उस नेट फोर्स की वजह से चार्ज पार्टिकल किसी साइड में डिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब हमें क्या पता है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है। चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, जब चार्ज पार्टिकल का मोशन अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो, कैसे? अगर यहाँ चार्ज पार्टिकल, इसको समझना एक बार, अगर चार्ज पार्टिकल यहाँ है लेट अस अज्यूम, और ऊपर से मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल परपेंडिकुलर आ रही है, अगर ये वाला D पॉजिटिव है और ये वाला नेगेटिव है, तो ये जो चार्ज है वो नेगेटिव की तरफ एकदम से अट्रैक्ट होगा कि नहीं? यही होगा ना। मैग्नेटिक फील्ड के बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एकदम से मूव करेगा। जब चार्ज पार्टिकल बिल्कुल 90 डिग्री पे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करता है तो क्या होता है? सर्कुलर लूप स्टार्ट हो जाता है, होगा कि नहीं? तो वो यहां से वो सर्कुलर पाथ ट्रेस करेगा। अब जैसे ही वो सर्कुलर पाथ ट्रेस करके बाहर निकलता होता है, जैसे ही निकला इसकी पोलैरिटी स्विच हो गई। पोलैरिटी स्विच हो गई मतलब जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया। तो जैसे ही पोलैरिटी स्विच हुई, ये जो चार्ज पार्टिकल इस एंड से वापस दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो गया, और जैसे ही वो सेमी सर्कल क्रॉस करके बाहर निकलने वाला हुआ, उसी वक्त पोलैरिटी फिर स्विच हुई, वहां से फिर और वो कॉन्टिन्यूअसली वो हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर बहुत तेज फ्रीक्वेंसी चेंज करता जा रहा है। उसी के साथ वो चार्ज पार्टिकल बहुत तेज एक वो सेमी सर्कल का रेडियस बढ़ाते अब उसे करना क्या है,
इतना एक्सेलरेट हो चुका है कि सेम टाइम पीरियड के अंदर जितने टाइम में वो पहले निकल रहा था बाहर, उतने ही टाइम के अंदर पहले छोटा सेमी सर्कल था, वो इतना बड़ा सेमी सर्कल क्रॉस करके निकल सकता है। तो बहुत कम टाइम में बहुत हाई वेलोसिटी पे पहुंच गया। अब उस हाई वेलोसिटी के साथ यहां हमने क्या बनाई है, छोटी सी ओपनिंग दे रखी है, इसको विंडो कहो या जो मर्जी कह सकते हैं, जिसके सामने हमने टारगेट रखा होता है जिसपे मुझे हिट करना है। तो वो हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर के थ्रू, इंडीज के थ्रू होते हुए इतना एक्सेलरेट हो जाएगा और हाई वेलोसिटी के साथ यहां से बाहर निकल के अपने टारगेट पे हिट कर जाएगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है हमें करना क्या इसका, है ना? अब इसको थ्योरेटिकली समझते हैं हो क्या रहा है इसमें। अ साइक्लोट्रॉन इज एन equipment used for accelerating positively charged particle like proton, neutron, alpha particle and heavier positive ions to desired velocity. क्लियर बच्चा? किस किस को? पहला तो इसके अंदर एक पार्ट ध्यान रखना, यहां स्पेसिफिकली मैंने एक चीज लिखी हुई है कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल एंड हेवियर पॉजिटिव आयंस। लाइटर के लिए काम नहीं करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट नहीं करा सकता। ये हेवियर चार्ज पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन से तो ऊपर ही चार्ज होना चाहिए, वो क्यों नहीं होगा उसका आंसर आगे बताऊंगा, लेकिन ये ध्यान रखना कि साइक्लोट्रॉन हमेशा हेवियर चार्ज पार्टिकल को ही एक्सेलरेट कराने के काम आएगा। क्लियर बात है बच्चा ये? ठीक है ना? अब इसके अंदर होता क्या है, वर्किंग कंस्ट्रक्शन समझ में आ गई सबको? ऊपर नॉर्थ पोल है जो नीचे साउथ पोल लगा हुआ है, बीच के अंदर डी दो लगे हुए हैं जो D1 और D2, और इनको हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर से हमने कनेक्ट किया हुआ है क्या? वर्किंग में एट एनी इंस्टेंट सपोज D1 इज एट नेगेटिव पोटेंशियल एंड D2 इज एट पॉजिटिव पोटेंशियल, देयरफॉर द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल द चार्ज्ड आयन इंट्रोड्यूस्ड एट P विल बी एक्सेलरेटेड टुवर्ड्स D1। किसी को इसमें परेशानी? यही बात हमने करी थी कि अगर D1 नेगेटिव है तो चार्ज पार्टिकल D1 की तरफ एक्सेलरेट होएगा, है ना? अब जैसे ही वो एक्सेलरेट हुआ, ऑन रीचिंग इनसाइड D1 द आयन विल बी इन अ फील्ड फ्री स्पेस ड्यू टू इट्स परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ B, द आयन विल डिस्क्राइब अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस R। हुआ कि नहीं? जैसे ही वो यहां से इसके अंदर पहुंच गया, अब अंदर सारे पे ही बराबर नेगेटिव चार्ज था, तो फील्ड फ्री स्पेस हो गया, मतलब कोई अलग तरह का अब कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज उस पर काम नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोशन था, तो वो क्या हुआ, वो सेमी सर्कुलर पाथ फॉलो करना शुरू करेगा। अब अंदर जाके वो सेमी सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा और दूसरे एंड से निकल के आ जाएगा, क्योंकि पूरा डी का जो आगे वाला पार्ट था वो खाली था, यहां से एंटर किया और इधर से निकलेगा। अब जैसे ही निकला तो क्या हो गया, हमारे पास जो दूसरा वाला पार्ट है जो D2 है, अब वो नेगेटिवली चार्ज हो गया, D1 पॉजिटिवली हो गया। हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर है, फटाफट से फ्रीक्वेंसी स्विच कर दी उसने। समझ में आ रहा है ये गोविंद बच्चा? पता चल रहा है क्या बात कर रहे हैं? तो इसके अंदर अब हमारे पास क्या हुआ, देखो जो फोर्स लग रही थी उसके ऊपर, ये क्या फोर्स होगी, BQV इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, है ना? यही होगी जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी। ये वही हमने सेम फॉर्मूला यूज किया था, सेम कंसेप्ट यूज कर रहे हैं जब हमने एक चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में इंट्रोड्यूस किया था और उस वो डेरिवेशन करी थी। तो वहां से रेडियस की वैल्यू I mv by bq। Now time taken by the ion to describe a semicircular path is given by, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट कितनी है, सेमी सर्कल है तो पाई आर आ गया, है ना? वेलोसिटी आ गई v, पाई m बाय bq, r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी मैंने। किसी बच्चे को इसमें परेशानी? ठीक है बेटा, देखो जिस टाइम पे वो चार्ज पार्टिकल यहां से, मान लेते हैं यहाँ पे कि ऐसे गया वो, हमारे पास वो चार्ज पार्टिकल अगर यहां से एंटर करके ऐसे जा रहा है, तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये क्या है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, पाई आर। पूरे सर्कल होता तो 2 पाई आर होता, हाफ है तो सीधा पाई आर आ गया। अगर डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी में कर दूं तो मेरे पास टाइम पीरियड की वैल्यू निकलेगी कि नहीं? तो मैंने टाइम पीरियड की वैल्यू क्या निकाली, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, है ना? पाई आर अपॉन वेलोसिटी, ये निकला। अब पाई आर अपॉन वेलोसिटी के अंदर आर की वैल्यू हमने अभी निकाली थी mv बाय bq, तो ये mv बाय bq की जो ये वैल्यू आई थी, इस वाली वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने। जब सब्स्टिट्यूट किया तो मेरे पास क्या आ गया, इतना टाइम पीरियड आ गया है उसके रोटेशन का, जिसकी वैल्यू क्या आई, पाई बाय, देखो हमने इसको एक और फॉर्मेट में लिखा है बच्चे, इस पे ध्यान देना। पाई बाय b, जो ये ऊपर m था उसको मैंने q बाय m के टर्म्स में लिख लिया, क्योंकि q बाय m क्या होता है, चार्ज टू मास रेशियो, ये स्पेसिफिक चार्ज वही होता है ना q बाय m। तो वो क्या हो गया, अब देखो पाई कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है और चार्ज टू मास रेशियो कांस्टेंट है, तो मिला जुला के ये कांस्टेंट हो गया कि नहीं?
यहां से हमें एक बात पता चल गई है कि जो ये टाइम पीरियड लग रहा है साइक्लोट्रॉन के अंदर उस चार्ज पार्टिकल को सेमी सर्कल क्रॉस करने में, वो तो कांस्टेंट है। अगर वो कांस्टेंट है तो इसका मतलब जो टाइम है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ स्पीड ऑफ द आयन एंड रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। चाहे वो छोटे रेडियस में घूमे चाहे वो बड़े रेडियस में घूमे, टाइम उतना ही लगना है। लेट अस अज्यूम वो 0.01 सेकेंड है, तो जब वो एक छोटा सा सेमी सर्कुलर ट्रैक पाथ ट्रैक कर रहा है, ये वाला ट्रेस कर रहा है, तो भी उसे उतना ही टाइम लगेगा। और अगर वो आखिरी में आके ये पूरा बड़े वाला पाथ यहां से यहां आते हुए ट्रेस करेगा, तो भी उसे उतना ही टाइम लगेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट कम डिस्प्लेसमेंट की जगह ज्यादा डिस्प्लेसमेंट सेम टाइम में कवर करने की कोशिश करे, या सेम ज्यादा डिस्टेंस सेम टाइम में कवर करने की कोशिश करे, तो उसे ऑब्वियसली बात है वेलोसिटी बहुत हाई करनी पड़ेगी। टाइम कांस्टेंट होने की वजह से ये पता चल गया कि ये जो बड़े वाले पाथ के थ्रू है उसको बहुत ज्यादा हाई वेलोसिटी पे क्रॉस करना है ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा, उसकी वजह से एक्सेलरेट होना शुरू हो जाएगा। नाउ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वो क्या होती है बच्चा, हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर, हाफ एम वी नॉट बी क्यू आर नॉट बाय एम का होल स्क्वायर। अब यहाँ आर नॉट क्यों यूज किया हमने, ये आर नॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे, जो मैक्सिमम रेडियस होगा, सबसे बड़े वाला रेडियस जो मैक्सिमम साइक्लोट्रॉन के अंदर जहां तक पहुंच सकता है, बिल्कुल आउटर बाउंड्री के पास में डी के, तो ये हमारे पास आ गई वैल्यू, तो ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अकॉर्डिंगली आएगा। अब जो साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होता है, टी इज इक्वल टू 2t। टी क्या हो गया 2t, क्यों, इधर से घूम के d1 से होते हुए d2 के थ्रू घूमने का पूरा पूरा एक राउंड हो गया, तो टोटल टाइम कितना लगा, ट्वाइस ऑफ t, इट इज इक्वल टू 2 पाई m बाय bq। यही निकला था हमारा, जो ऊपर हमारे पास ये वैल्यू निकली थी पाई m बाय bq, उसको बस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, यही किया, तो हमारे पास टाइम निकल गया बच्चे। किसी को दिक्कत है इसमें, क्लियर है ना। अब जो टाइम आ गया, मेरे को अगर फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, डिवाइड कर दिया bq बाय 2 पाई m। ये हमारे पास क्या आ गई है, साइक्लोट्रॉन के अंदर चार्ज पार्टिकल जो घूम रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी। किसी को दिक्कत, ठीक बात है। अब ये जो फ्रीक्वेंसी आई है, अब इसमें लिमिटेशन ऑफ साइक्लोट्रॉन्स क्या होंगे। पहला देखो, मास का फॉर्मूला m इज इक्वल टू एम नॉट ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये फॉर्मूला पता है तुम्हें, m क्या होता है, जब कोई चार्ज पार्टिकल बहुत ज्यादा हाई वेलोसिटी से मूव करता है तो हम कहते हैं m नॉट इज रेस्ट मास। मास कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, ये डिपेंड करेगी ऑब्जेक्ट कितना स्पीड से चेंज कर रहा है उस पर, तो मतलब कितना स्पीड से मूव कर रहा है उस पर। m उस सर्टेन वेलोसिटी के साथ उस पार्टिकल का मास है, और m नॉट क्या होता है, उसी पार्टिकल का मास जब वो रेस्ट पे होता है। तो अगर मैं ये कहूं कि कोई पार्टिकल है वो ऑलमोस्ट या एग्जैक्ट स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करना शुरू करे, ये जो फॉर्मूला है यहाँ v क्या है, वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल। और अगर कोई चार्ज पार्टिकल या कोई भी पार्टिकल अगर स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करेगा तो v से c कट जाएगा, 1 माइनस 1 इज 0, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इनफाइनाइट, तो उस वक्त उस ऑब्जेक्ट का मास क्या हो जाता है, इनफाइनाइट। समझ में आई ये बात। तो हमारे पास इस फॉर्मूला के हिसाब से अगर मान लो मैं टाइम की वैल्यू निकालूं, वो क्या है, पाई m बाय बी क्यू, यहां पर पाई बाय बी क्यू, m की वैल्यू डाली m नॉट टाइम्स 1 माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, t इज इक्वल टू पाई m नॉट बाय बी क्यू 1 बाय बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। यहां तक बिल्कुल ठीक चल रहा है ना। अब मैं इसको अगर मैं क्या कर लेता हूं, ये जो सारा पार्ट है ये तो सारा कांस्टेंट ही एक तरह से, तो मैं अगर इसमें डिनोमिनेटर में सी स्क्वायर में एलसीएम लेके सी को ऊपर भेजूं तो ये बन गया अपना, ये भी ठीक है, सी बाय सी स्क्वायर बाय वी स्क्वायर, है ना, सी बाय सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बन गया। व्हेन वी इंक्रीजेस टी इंक्रीजेस, व्हेन वी इंक्रीजेस टी इंक्रीजेस। अब ये कैसे हो गया, ध्यान से देखो, टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, इस वैल्यू के इनवर्सली रिलेटेड है, तो जितना v बढ़ता जाएगा ये वैल्यू घटता जाएगा, ये वैल्यू जितनी घटती जाएगी t उतना बढ़ता जाएगा। ये तो टाइम उल्टा इंक्रीज करने लग गया, जितनी वेलोसिटी हमारी बढ़ती जाएगी उतना टाइम भी बढ़ता जाएगा। ये कॉन्ट्राडिक्टरी सी दो चीजें हो रही हैं कि नहीं, समझ रहे हो। इस रिलेशन पे अगर तुम ध्यान दोगे, t इज, अगर मैं यहां लिख के दिखाऊं तुम्हें, देखो क्या है यहाँ पे हमारे पास बच्चे, जो टाइम है इट इज इनवर्सली रिलेटेड टू सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, है कि नहीं, है ना। अगर अब v बढ़ता जाएगा, अगर जितना v इंक्रीज होगा तो ओवरऑल ये पूरी क्वांटिटी
डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि सी स्क्वायर में से वी स्क्वायर की वैल्यू माइनस हो रही है। समझ रहे हो? तो अगर ये वैल्यू हमारे पास डिक्रीज हो रही है विद द इनवर्स रिलेशन, टाइम इंक्रीज हो जाएगा कि नहीं? जितनी हमारी ये वाली वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, टाइम उतना बढ़ता जाएगा। मतलब चार्ज पार्टिकल जितना तेज चलेगा उतना और ज्यादा टाइम लगेगा उसे उस जगह पे मूव करने के लिए। तो एक अलग तरह का कंसेप्ट बन के आ गया ये तो हमारे पास। तो यहां पर इट मींस, इसके अंदर हमारे पास क्या आ गया? इट मींस दैट द पॉजिटिव आयन विल टेक लॉन्गर टाइम टू डिस्क्राइब अ सेमीसर्कुलर पाथ देन द टाइम फॉर half cycle of oscillating electric field. The ion cannot move with the speed beyond a certain limit in cyclotron. मतलब हम ये नहीं कह सकते कि मैं चार्ज पार्टिकल को बहुत तेज और इतना तेज कर दूं कि वो कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट चला जाए, क्योंकि अगर कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट के साथ चला गया तो टाइम इनफाइनाइट लगना शुरू हो जाएगा। देख रहे हो? अगर मान लो v को मैं c के बराबर किसी तरीके से ले जाता हूं तो c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इज 0, टाइम कितना हो गया? इन्फिनिटी। मतलब वो कभी चार्ज पार्टिकल बाहर ही नहीं आएगा, अंदर ही चला, कहीं कहां रह गया उसके बारे में हम बात नहीं करते, एक अलग डायमेंशन में पहुंचने वाली बात आ रही है। लेकिन ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि एक सर्टेन वेलोसिटी के आगे हम उसको एक्सेलरेट नहीं कर सकते, उसके बाद उससे ज्यादा हाई वेलोसिटी हम उसे नहीं देंगे, क्योंकि फिर वो टाइम ज्यादा लेना शुरू कर देगा उल्टा। फिर है साइक्लोट्रॉन इज सुटेबल ओनली फॉर एक्सेलरेटिंग हेवी पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, अल्फा पार्टिकल एक्सेट्रा, एंड द चार्ज पार्टिकल लाइक न्यूट्रॉन, अनचार्ज पार्टिकल, उनको हम एक्सेलरेट कर ही नहीं सकते। डन है? अब यहां फिर एक आंसर है एक तरह से कि जो लाइटर पार्टिकल्स है मैं उनको एक्सेलरेट क्यों नहीं कर सकता। लाइटर पार्टिकल्स में क्या होगा? द लाइटर चार्ज्ड पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड बाय साइक्लोट्रॉन बिकॉज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज स्मॉल and small increase in energy of electron makes the electron move with very high speed. As a result of it, the electrons go quickly out of step with oscillating electric field. क्या होगा? उसका मास बहुत कम होने की वजह से वो बहुत इंस्टेंटली एकदम से हाई स्पीड पकड़ लेगा। वो एकदम से हाई स्पीड पकड़ेगा तो फटाक से बाहर आ जाएगा। अब इतने में हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर ने चेंज नहीं किया था। जब हमें कितना चाहिए कि एटलीस्ट उस चार्ज पार्टिकल को घूम के आगे सेमी सर्कल के डी वाले गैप में, सेमी सर्कल क्रॉस करके वो डी वाले गैप में आते हुए इतना टाइम लगे कि हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर अपनी पोलैरिटी स्विच कर सके। इलेक्ट्रॉन के केस में लाइटर वेट होने की वजह से वो बहुत जल्दी इतनी स्पीड पे आ जाता है कि वो हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी को बीट करके बीच में आउट ऑफ फेस चला जाएगा बिल्कुल। तो उसकी वजह से उसको हम डिजायर्ड स्पॉट से निकाल ही नहीं पाएंगे, तो हम उसे एक्सेलरेट नहीं करेंगे। क्लियर बात है? ये एक आंसर है बच्चे क्वेश्चन का, सीधा सीधा पूछा जाता है कि व्हाई डज साइक्लोट्रॉन कैन नॉट बी यूज्ड टू एक्सेलरेट और कैन नॉट बी यूज्ड टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ लाइटर पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन। उसका डायरेक्ट आंसर ये लिखा होगा। क्लियर है बच्चा? ये डन है सबको? फिर आता है बच्चे हमारे पास फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, ये हमने 10th क्लास के अंदर टॉपिक समझना शुरू किया था, जब हमारे पास किसका कंसेप्ट आया था बच्चे? जनरेटर वाला कंसेप्ट, याद है? उसमें हमने क्या पढ़ा था कि अगर मैं कभी भी किसी एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखूंगा तो उसके ऊपर क्या आना शुरू होगा? फोर्स आनी शुरू होती है ना। अब होगा क्यों? अगर हम इन जनरल बात करें कि कोई करंट कैरिंग कंडक्टर किसी तरह की फोर्स क्यों फील करेगा मैग्नेटिक फील्ड में, तो कारण सिंपल है। अगर एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो वो अपने इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप करेगा, और वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ जिस भी तरीके से इंटरेक्ट करेगी तो वो इंटरेक्शन का रिजल्ट किसी ना किसी अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स की फॉर्म में ही मिलेगा हमें। यही है ना, एक चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर फोर्स लगती है, ये हमें पता है। अब करंट कैरिंग कंडक्टर में तो बहुत सारे चार्ज पार्टिकल है जो कॉन्टिन्यूसली फ्लो कर रहे हैं, तो उस पर तो मिला जुला के बहुत ज्यादा फोर्स लगनी ही लगनी है। बात समझ में आई है? अब इसी को हम डेरिवेशन को प्रॉपर ढंग से एक बार करके देखते हैं मैथमेटिकली क्या रहेगा। देखो, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है बच्चे? एक बार पहले गो थ्रू कर लेते हैं, उसके बाद मैं लिख के कराता हूं इसे प्रॉपर। कंसीडर अ स्ट्रेट सिलेंड्रिकल कंडक्टर पी क्यू ऑफ लेंथ। एक बार कंस्ट्रक्शन समझते रहना बेटा। ये जो हमारे पास पी क्यू है ये क्या है? पूरा ये अपने पास एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ कितनी है? एल। डन है? इसके अंदर से हमारे पास हो क्या रहा है? क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है बच्चा इसका? ए, कैरिंग अ करंट आई
प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बी। जस्टिफाइड है यहां तक, है ना। और लेट द करंट मेक्स एंगल थीटा विद मैग्नेटिक फील्ड बी। Let Vd be the drift velocity of electrons and E be the charge on each electron. The magnetic Lorentz force on n electron is E Vd cross B, and this is equal to F. N is the number density of free electrons, number of electrons per unit volume. The total number of free electrons is n times Al, which is equal to NAL. तो total force कितनी लगेगी? Total force is given by number of electrons into फोर्स ऑन सिंगल चार्ज पार्टिकल। थोड़ा बहुत आइडिया लगा है। अब इसको ध्यान से एक बार सुनना, समझना मैं क्या बात कर रहा था। हमारे पास सिंपल है बच्चे, यहाँ पे एक कंडक्टर रखा हुआ है हमने। इस कंडक्टर के अंदर से हमने क्या भेजी है? करंट। करंट की हमने डायरेक्शन कहाँ को भेजी हुई है? इधर को, ठीक है, ऐसे। और ये जो करंट है ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ मान लेते हैं थीटा एंगल पे इंक्लाइंड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे, कोई दिक्कत बचा? इसकी लेंथ कितनी थी? L, ठीक है, इसकी लेंथ थी L, क्रॉस सेक्शनल एरिया A, यही सब हमने अभी तक पढ़ा था जो था। अब एक काम करते हैं, देखो बच्चे, हम मान लेते हैं कि यहां पर स्मॉल n क्या है? नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। 1 यूनिट वॉल्यूम में, एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? n। संजीव बच्चा, पता चल रहा है? नहीं ना? पक्का? तो n हमारे पास क्या आ गया बच्चा? n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर अगर इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मान लेता हूं मैं कैपिटल N, और ये कितना होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम को अगर मैं इसकी वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं, सिलेंडर है, सिलेंडर की वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर का मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया, एच का मतलब, एच को हमने एल से रिप्लेस किया हुआ, हाइट की जगह लेंथ है, तो ये ए एल आ गया हमारे पास। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आए कि नहीं, ये क्लियर है सबको? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रज्ञा बच्चा, डन। अब अगर इसके अंदर से कोई एक इलेक्ट्रॉन को मैं कंसीडर करूं, एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के अंदर है एक तरह से। क्यों हो रहा है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड? देखो यहां पर जो हमारे पास फोर्स लग रही है, बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड तो चलो जो है सो है, मेन अगर जो मैं मैग्नेटिक के बारे में भी बात करूं तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? QV है ना, QV क्रॉस B। यहां पर इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से जा रहे हैं? यहां पर इलेक्ट्रॉन्स अपने आप मूव नहीं कर रहे हैं, इसको समझना, आप जरा डिफरेंस समझना। मैंने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का नाम क्यों लिया है यहाँ पर? जब हमने करंट कैरिंग कंडक्टर की बात करी है, तो करंट कैरिंग कंडक्टर क्या होता है बच्चा? करंट कैरिंग कंडक्टर होता है जिसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स एक टर्मिनल ऑफ बैटरी से निकल के दूसरे टर्मिनल की तरफ जा रहे होते हैं। कैसे जाते हैं? दे गेट ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बाय द एक्सटर्नल सोर्स। यही होता है। हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में बहुत इन डेप्थ जाके पढ़ा था कि अगर मैं नॉर्मल हाथ में अपने कंडक्टर पकड़ लेता हूं तो इसके अंदर थोड़ी ना इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, तो मुझे यहाँ को इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करनी पड़ेगी ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टर्मिनल से ऑपोजिट डायरेक्शन में पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ड्रिफ्ट होते हुए जाएंगे। तो इस पर जो वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ जब मूव करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो नेट फोर्स होगी, मान लेते हैं F है, उसका फॉर्मूला क्या होता था? मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स है तो QV क्रॉस B होता था। Q की जगह क्या है? चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, माइनस ही लिख लें इसे, और V क्या आएगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और किसके साथ? मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्रॉस प्रोडक्ट में। किसी बच्चे को इस फॉर्मूला में कोई प्रॉब्लम? कंसेप्ट पता चल रहा है? ये पता चल रहा है ये कहां से आया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहां से आई यहाँ पे। अब ये एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाली फोर्स थी। मेरे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है? n टाइम्स AL। अगर मैं इसको F से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये टोटल फोर्स आ जाएगी कि नहीं मिला जुला के? अगर मैं सारे जितने इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है सब पे लगने वाली फोर्स का एल्जेब्रिक सम कर दूं, दैट विल बी द टोटल फोर्स ऑन द कंडक्टर। सीधी बात है ना? अगर इसके अंदर 100 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, टोटल फोर्स 100 के ऊपर आ गई। 1000 है तो 1000 से जो भी एक सर्टेन वैल्यू आएगी उससे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और हमारे पास ये टोटल फोर्स आ गई। कोई दिक्कत बचा? तो मेन तो एक तो फॉर्मूला हमारे पास यहां से आ गया था। अब एक काम करते हैं, पहले इसके F की भी वैल्यू लिख लेते हैं। F क्या आएगा हमारे पास? -E VD क्रॉस B। डन है बच्चा? ये हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला है। अब एक चीज देखो,
हमारे पास करंट का फॉर्मूला क्या होता था, NeAVD, ये फॉर्मूला था, याद है? करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने किया था, करंट इज इक्वल टू N, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E चार्ज, A क्रॉस सेक्शनल एरिया, VD इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना? अब मैं काम करता हूं, दोनों तरफ L से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो NeAVD इंटू L, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। मैं बनाना क्या चाहता हूं, देखो N है, E है, VD है ना? I और L, अगर मैं इस जगह पे L भी है, इन चीजों को मिला जुला के किसी सर्टेन करंट वैल्यू से रिप्लेस करना चाहता हूं। अगर अब मैं यहां तुम्हें दिखाऊं, हमारे पास क्या क्या गया, देखो N आ गया है, A आ गया है, L आ गया है, E आ गया है, VD आ गया है, N आ गया, E आ गया, A आ गया, VD आ गया, L आ गया। ये सारी टर्म्स यहाँ है कि नहीं? बचा क्या सिर्फ B। तो मैं इन ऊपर वाली टर्म्स को अगर IL से रिप्लेस कर दूं तो मेरे पास टोटल फोर्स क्या आ रही है, IL क्रॉस B, बना के नहीं? I क्या है, करंट, L है हमारे पास कंडक्टर की लेंथ, और B क्या है हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड। किसी को दिक्कत बचे इस वाले पार्ट में? तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, IL क्रॉस B या ILB साइन थीटा, ILB साइन थीटा, where theta is the angle between the current and magnetic field। डन है बच्चे? L क्या आ गई हमारे पास, लेंथ ऑफ द कंडक्टर आ गई। किसी बच्चे को इसमें प्रॉब्लम? ठीक है, दिस इज द फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड इन विच करंट थ्रू द कंडक्टर इज फ्लोइंग एट द एंगल ऑफ थीटा विद द मैग्नेटिक फील्ड। डन है? ये हमारे पास बच्चा फॉर्मूला आ गया, इसको नोट डाउन कर लो। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन भी है अपने आप में, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ फॉर्मूला रेलेवेंट है, न्यूमेरिकल्स में भी आएगी, पर डेरिवेशन भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चा, कर लिया नोट डाउन? कर रहे हो अभी? हाँ जी, चलो ठीक है। हमारे पास बच्चे ये जो फोर्स लग रही है, इसके स्पेशल केसेस में क्या आएगा, थीटा की वैल्यूज। अगर हमारे पास जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसकी और मैग्नेटिक फील्ड की, बेसिकली करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की सेम डायरेक्शन हो जाएंगी, तो थीटा जीरो तो फोर्स जीरो, और अगर 90 डिग्री पे होगा तो मैक्सिमम फोर्स आएगी। सिंपल चीज है ये। तो अब हमारा जो टॉपिक आता है बच्चा, वो है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल लीनियर कंडक्टर्स कैरिंग करंट। हम क्या बात कर रहे हैं, हमारे पास दो कंडक्टर्स हैं, पैरेलल कंडक्टर्स, उनके अंदर करंट सेम डायरेक्शन में है या ऑपोजिट में है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन हम फिलहाल सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगर जो हमारे पास दो कंडक्टर्स हैं और उनके अंदर से करंट फ्लो कर रही है, तो उनके बीच में फोर्स किस तरीके से लगेगी। पहला कंसेप्ट तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए, अगर दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट जा रही है तो उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होनी चाहिए, रिपल्सिव फोर्स होनी चाहिए, रिपल्सिव होनी चाहिए, और अगर जो ऑपोजिट में जा रही है तो अट्रैक्टिव होनी चाहिए। ऐसा कुछ वो आगे टॉपिक करेंगे तो पता चल जाएगा। लेकिन मैं निकालूं कैसे अब, इसके लिए हम एक सिंपल कंसेप्ट रखेंगे। पहले एक बार ओवरव्यू देखते हैं। एक रेड वाला कंडक्टर है, एक ब्लैक वाला कंडक्टर है। जब रेड वाले कंडक्टर में से करंट फ्लो कर रही है तो इस फ्लोइंग करंट की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड आ रही होगी। अब इसके आसपास यहां पर मैग्नेटिक फील्ड आ गई है कि नहीं। इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैंने एक दूसरा कंडक्टर रख दिया। अब बात समझ में आई है हम कर क्या रहे हैं। मैं क्या बता रहा हूं कि अगर मैं पहले सिंपल इस कंडक्टर की वजह से निकलने होने वाली मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात कर रहा हूं, इसकी वजह से इसके आसपास इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड आ गई है। इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमारे पास ये दूसरा वाला कंडक्टर आ गया कि नहीं। तो ये जो कंडक्टर है ये किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में आ गया, और हमने अभी एक डेरिवेशन करी है, करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस सम फोर्स, और उस फोर्स का फॉर्मूला हमने अभी निकाला था, ILB साइन थीटा। निकाला था कि नहीं, समझ में आ रही है। सिमिलरली अगर मान लो मैं ये रेड वाले पे फोर्स निकालूं तो क्या होगा, इस ब्लैक वाले कंडक्टर के अंदर से जो करंट है वो अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, और उस मैग्नेटिक फील्ड में ये रेड वाला अगर कंडक्टर आएगा तो सेम केस बन गया, करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस सम फोर्स। अब कहानी आते हैं उन फोर्स की डायरेक्शंस कैसे निकालेंगे। डायरेक्शंस निकालने के लिए हमारे पास जो थंब रूल्स हैं वो लगा लेंगे।
और उससे हमें पता चल जाएगा अट्रैक्टिव बनेगा या रिपल्सिव बनेगा। क्लियर है? कंसेप्ट समझ में आ रहा है, अप्रोच समझ में आ रही है, हम डेरिवेशन में क्या करने वाले हैं। ठीक है, यहां पर पहला केस लेते हैं बच्चा, ये वाला। हमने क्या रखा हुआ, यहाँ पे दो कंडक्टर्स हैं, एक का नाम हमने C1 रखा है, एक का नाम हमने C2 रखा है। C1 कंडक्टर में से I1 करंट जा रही है, C2 कंडक्टर में से I2 करंट जा रही है। ठीक बात है। एंड इस C1 कंडक्टर की वजह से कंसेंट्रिक सर्कल्स जो दिख रहे हैं ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डन है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से R, जो ये हमारे पास R डिस्टेंस पर जो ये कंडक्टर रखा हुआ है, इस पर लगने वाली फोर्स निकालनी है। ये बात समझ में आ रही है? अब एक बात देखो बच्चा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस सर्टेन पॉइंट पर जहां पे ये कंडक्टर है टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगी कि नहीं? ऐसे ही होगा। अगर मेरे पास एक कंडक्टर है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बन रही है, तो किसी एक पॉइंट पर टेंजेंशियल डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनी कि नहीं? और अगर यहाँ करंट कैरिंग कंडक्टर है तो ये टेंजेंट इसके साथ 90 डिग्री पे बनेगा। और अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखता हूं तो उसके ऊपर करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस सम फोर्स। यही होता है FBI रूल, है ना? उसके अंदर यही था, हमने 10th क्लास से पढ़ना शुरू किया हुआ ये कि whenever a current carrying conductor placed in magnetic field it experiences some force and the direction of force is given by Fleming left hand rule। डन है। तो अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसके अंदर अगर हम बात करें तो करंट कहां को जा रही है? ऊपर की साइड, है ना? मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से जो प्रोड्यूस होगी अंदर की साइड, तो हमारे पास फोर्स कहां लगेगी? उधर को जाएगी कि नहीं? तो ये इसके ऊपर फोर्स उस साइड में कहीं लगनी चाहिए। अब लगेगी नहीं लगेगी वो हम आगे अभी डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट समझ में आ रहा है, हम डिस्कशन में लाने क्या वाले हैं, हम आगे करने क्या वाले हैं इसके अंदर। यही सेम केस होगा दूसरे वाले के बारे में, है ना? दूसरे वाले के बारे में क्या होगा? अब ये जो C2 कंडक्टर है इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड आई और इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस सर्टेन पॉइंट पे इस कंडक्टर के थ्रू क्या जाएगी? करंट जाएगी। और वो जो करंट जाएगी उसकी वजह से उस पर फोर्स लगेगी, वो फोर्स की वैल्यू हम निकाल लेंगे। क्लियर है बच्चे? डायरेक्शन सेम वही फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकल आएगा। डन। अब शुरू करते हैं टॉपिक। मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। सबसे पहला तो क्या है बच्चा? मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट पॉइंट P ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर I1 इन C1D1। ठीक बात है। जो पहला कंडक्टर है उसके थ्रू, ये जो हमारा फर्स्ट कंडक्टर है इसके थ्रू जाने वाली करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है उसका फॉर्मूला क्या था बच्चा? μ0/4π2I/R। याद है ये? बाइट-सेविट लॉ के थ्रू होते हुए हमने समझा था कि करंट कैरिंग कंडक्टर अगर उससे R डिस्टेंस पे हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो ये फॉर्मूला था μ0/4π2I/R। दिस इज अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन इज गिवन बाय अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना? मिल जाएगी डायरेक्शन ऑफ, पता है राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंगली हमारे पास क्या है? एक सर्टेन डिस्टेंस पे टेंजेंशियल डायरेक्शन पे हमें मैग्नेटिक फील्ड मिल गई उसपे, कोई प्रॉब्लम? एंड डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर डायरेक्टेड इनवर्ड्स। क्लियर है? अब वो डायरेक्टेड इनवर्ड का मतलब क्या है? क्योंकि देखो हम बना कैसे रहे हैं, पेपर के अंदर इस तरीके से है, ये एक तरह से जैसे अब ड्राइंग देखोगे वहां पे ये प्लेन पेपर है, उसके अंदर कंडक्टर ऐसे भेजा हुआ है, तो इस पॉइंट पे अगर मुझे निकालना है, ये समझना बच्चा, ये अगर मान लो मेरा प्लेन पेपर है जो ब्लैक वाली शीट है और ये कंडक्टर है, नीचे से ऊपर करंट जा रही है, तो इसकी वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड गई कि नहीं? तो R डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इनवर्ड इन परपेंडिकुलर टू द प्लेन। समझ में आ गई ये बात? अब वहां पर जहां वो इनवर्ड जा रही है वहां पर क्या रखा है? एक दूसरा कंडक्टर, उस कंडक्टर के अंदर से जो करंट जा रही है उस पर क्या लगेगी? फोर्स। क्लियर है बच्चा? ये वाली बात समझ में आ रही है? हम कर क्या रहे हैं? As the current carrying conductor C2D2 lies in the magnetic field B1, force on the unit length of C2D2, force का फॉर्मूला क्या था? F is equal to BIL। L हमने यूनिट मान लिया है, यूनिट लेंथ कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स लगेगी क्या निकलेगी? BI2L की जगह 1 और साइन थीटा साइन 90 की वैल्यू आ गई 1। किसी को परेशानी? प्रज्ञा? नहीं, समझ नहीं आया? देखो मेरी बात सुनो, है क्या बच्चा? अब ध्यान से समझ रहे हैं। यहाँ पे ये हमारे पास है C1D1, इसके थ्रू करंट जा रही है I1। डन है। इस I1 की वजह से यहाँ पे ऐसे कंसेंट्रिक सर्कल्स के थ्रू होते हुए हमारे पास इस P पॉइंट पर जो कि R डिस्टेंस पर था, यहाँ से हमारे पास आ गई है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड जो निकली है उसकी वैल्यू कितनी है? मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू μ0/4π2I/R, यही होती थी। और इसकी डायरेक्शन कैसे निकलेगी?
इसके अंदर से करंट ऊपर जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, तो इनसाइड द पेपर गई। लेट अस अज्यूम वो इनसाइड, ये जो एरो है वो 3D में नहीं बना सकता, इसलिए मैंने ऐसे बनाया कि वो अंदर को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि वो अंदर जा रही है बोर्ड के। किसी को दिक्कत? अब यहां पर है क्या, यहां पर इसी फील्ड के अंदर, इस एक्सटर्नल फील्ड के अंदर एक क्या है हमारे पास, कंडक्टर, जो कि क्या नाम है, C2D2, जिसके अंदर से करंट क्या जा रही है, I2। अब ये करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड हुआ कि नहीं? अब ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड है, उसके लिए फॉर्मूला कौन सा था बच्चा? फोर्स इज इक्वल टू IL क्रॉस B या ILB साइन थीटा। I का नाम है I2, L हमारे पास हम मान लेते हैं यूनिट लेंथ, B है हमारे पास B1, क्योंकि जो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो किसकी वजह से है? फर्स्ट कंडक्टर की वजह से, इसलिए उसका नाम हमने B1 रख लिया। और दोनों के बीच में एंगल कितना बना? साइन 90 बना कि नहीं बच्चा? किसी बच्चे को साइन 90 में परेशानी? करंट परपेंडिकुलर जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, दोनों के बीच में राइट एंगल बना कि नहीं? पक्का? तो ये हमारे पास साइन 90 की वजह से जो वैल्यू बन गई है क्या निकला? F इज गिवन बाय I2 इंटू B1। ये क्या है? फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ, क्योंकि ये इनफाइनाइट लेंथ के होंगे, हमें फिलहाल वो नहीं दे रखा है, इनके लेंथ के बारे में बात नहीं करी है हमने, लेंथ होती तो मल्टीप्लाई कर देते। तो ये मेरे पास फोर्स पर यूनिट लेंथ निकली कि नहीं, जिसकी वैल्यू क्या आई है? B1 I2। किसी बच्चे को इसमें दिक्कत? B1 I2 समझ में आ गया? अब यही केस हम लेते हैं, पहले एक बार एक काम करते हैं, फोर्स की डायरेक्शन पे बात करते हैं। फोर्स की डायरेक्शन कहां निकलेगी, कौन से हाथ से निकलेगी? लेफ्ट हैंड रूल से, है ना? तो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, मेरे हाथ पे ध्यान देना बच्चे, करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कहां थी? अंदर की तरफ, इनवर्ड। तो ये जो इंडेक्स फिंगर होती है ये रिप्रेजेंट करती है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अंदर गई, करंट ऊपर की तरफ जा रही है, ये गया ऊपर की तरफ, तो फोर्स कहां लगी? थंब के साथ इधर लगी कि नहीं? तो इस कंडक्टर पे जो फोर्स लगी वो कहां को लगी? उधर को। समझ में आया सबको ये? ठीक है, तो ये कंडक्टर दूसरे कंडक्टर की तरफ अट्रैक्ट होगा। सिमिलरली अगर मैं इस वाले के लिए देखूं, अब इस वाले केस में क्या रहेगा? इस I2 करंट की वजह से यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी बच्चा, सेम, बिल्कुल सेम तरीके से सब कुछ। और इस मैग्नेटिक फील्ड का नाम रख लेते हैं अब B2। और जो B2 की वैल्यू आएगी वो क्या निकलेगी? म्यू नॉट बाय 4 पाई 2I बाय R। सेम ही निकलेगी, फर्क क्या पड़ेगा? सिर्फ फर्क क्या पड़ेगा यहाँ पे, उसके अंदर, सॉरी मैंने यहाँ पे ना ये नाम नहीं लिखा था, यहाँ I1 था, यहाँ पे I2 आ जाएगा, यही फर्क पड़ेगा सिर्फ। और इसकी डायरेक्शन कहाँ निकलेगी? अब देखो, जब ये कंडक्टर है, करंट कहाँ जा रही है? ऊपर को, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ निकली? आउटवर्ड निकली कि नहीं? तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी बाहर की साइड। क्लियर है? अब मैग्नेटिक फील्ड अगर बाहर की साइड निकल रही है, आउटवर्ड निकल रही है, इस पॉइंट पे करंट कहां जा रही है? ऊपर। तो इस पर C1D1 पे जो फोर्स लगेगी उसका नाम रख लेते हैं, मान लो पहले वाले के लिए, इसके लिए हमने फोर्स निकाली थी F1 ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड B1, F2 ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड B2 ऑन C1D1। कितना निकलेगा बच्चे? I1 इज द करंट, लेंथ आ गई L, मैग्नेटिक फील्ड B2 और साइन 90, I1 B2 निकली कि नहीं? किसी को परेशानी? तो ये हमारे पास आ गई है मैग्नेट, ये जो फोर्स आ गई है। अब ये जो फोर्स निकली है इसकी डायरेक्शन कैसे निकलेगी? देखो फिर से फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, मैग्नेटिक फील्ड कहां को आ रही थी? तुम्हारी तरफ। करंट कहां जा रही है बच्चा? ऊपर की साइड। और फोर्स कहां लगी? उस साइड में। तो ये कंडक्टर उस साइड जाएगा कि नहीं? तो ये दोनों कंडक्टर्स जब सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही थी तो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। समझ में आई है ये बात? किसी बच्चे को इसमें प्रॉब्लम? डन है? ये हमारा पूरा कंसेप्ट है, जिसके अकॉर्डिंगली व्हेन द टू कंडक्टर्स हैव करंट इन द सेम डायरेक्शन दे अट्रैक्ट ईच अदर। क्या होता है बच्चा? व्हेन द कंडक्टर्स कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन दे अट्रैक्ट ईच अदर। डन है? लेकिन अगर आप ऑपोजिट डायरेक्शन में होते तो क्या आएगा उनके बीच में? रिपल्सिव फोर्स आएगी। अब वो रिपल्सिव फोर्स क्यों आएगी उसके लिए भी समझना। अगर मान लो यहीं पर ये कंडक्टर के अंदर से करंट नीचे जा रही होती, ठीक है, ये क्या हो रहा है? नीचे की तरफ करंट जा रही है। तो नीचे की तरफ करंट की वजह से पहली बात तो देखो, अगर करंट नीचे जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आई? आउटवर्ड आई। उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड आई आउटवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, करंट कहाँ? ऊपर, फोर्स कहाँ लगी? उधर। तो इसके ऊपर नेट फोर्स उधर की तरफ गई कि नहीं? तो ये कंडक्टर दूर हो गया। क्लियर है? सिमिलरली
इसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड कहाँ निकल रही है, आउटवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, फोर्स करंट, और ये जो अपनी करंट जा रही है वो कहाँ जा रही है, नीचे की साइड, फोर्स कहाँ लगी, थंब से मेरी तरफ, तो ये जो इसके ऊपर फोर्स आई वो कहाँ आई, इस साइड। तो अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगी तो इनके बीच में फोर्स कौन सी आएगी, रिपल्सिव। सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगी तो इनके बीच में फोर्स कौन सी आएगी बच्चा, अट्रैक्टिव। क्लियर है, किसी बच्चे को इसमें परेशानी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंसेप्ट वाइज बहुत रेलेवेंट है बच्चा ये, तो तुम्हें पता होना चाहिए। बाकी अगर जो सेम करंट जा रही है, जैसा हम यहाँ पे केस बना के ले रहे हैं, ये हमारे पास I1 और I2 दोनों इक्वल है 1 एम्पियर एंड दे आर सेपरेटेड बाय 1 मीटर, तो F इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई 2I1 I2 बाय R, ये टोटल नेट फोर्स आ गई हमारे पास, and it is equal to 10 raised to the power minus 7 into 2 1 into 1 by 2, which is 2 times 10 raised to the power minus 7 Newton per meter. Hence define 1 amperes. अब ये क्या बोला मैंने, hence define 1 ampere, ये जब डेरिवेशन आती है उसमें बोला जाएगा कि let us consider the case, देखो अब इसको दो तरीके से दिया जा सकता है, या तो सीधा बोल दें कि find the magnitude of the force on the two conductors carrying current in same direction. What is the nature of force between the two conductors carrying current in same or opposite direction? Derive the cases, या either the force will be attractive or repulsive, इस टाइप से कुछ बनाए, लेकिन उस इन सारी चीजों के साथ लास्ट में एक वर्ड जोड़ा जाता है, hence define 1 ampere। और अगर तुम उसमें वो 1 एम्पियर बच्चों वाली डेफिनेशन लिख दोगे जो हमेशा से लिखते आए हैं कि इट इज द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन 1 सेकेंड, गलत है वो जो करंट फ्लोइंग 1 एम्पियर वाली जो डेफिनेशन है वो नहीं चलेगी। यहां हमें करंट कैरिंग कंडक्टर्स एक दूसरे पे जो फोर्स लगाएंगे जब उनके अंदर से 1 एम्पियर की करंट जाती है, उस फोर्स के रिस्पेक्ट में 1 एम्पियर को डिफाइन करना है। समझ में मैं क्या बोल रहा हूं, व्हेन द टू कंडक्टर्स are separated by a unit distance and the force between the two conductors is 2 times 10 raised to the power minus 7 Newton per meter, the current through the conductors is said to be 1 ampere। समझ में आई है? अब हमने क्या बोला है, 1 ampere is that much current which when flowing through each of the linear conductor placed in free space at a distance of 1 meter from each other attract or repel each other with a force of 2 times 10 raised to the power minus 7 Newton per meter of their length। समझ में आ गई है? यही डेफिनेशन लिखोगे तो ही मार्क्स मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे इसके। क्लियर बात है बच्चों? फोर्स ऑन द टू कंडक्टर्स ऑफ लेंथ L एंड L, दोनों की लेंथ अलग अलग है, एक बहुत छोटा कंडक्टर और एक बहुत बड़ा कंडक्टर है। इस केस में क्या होगा, अब इसको समझना, अगर हमारे पास एक बहुत बड़ी लेंथ का कंडक्टर और एक बहुत छोटी लेंथ का कंडक्टर है, तो इसमें जो नेट इफेक्टिव फोर्स होगी ना वो सिर्फ स्मॉल लेंथ के रिस्पेक्ट में होगी, बड़ी लेंथ का कोई लेना देना नहीं इसमें। क्लियर है? क्योंकि जो इसका इफेक्ट होगा, जो म्यूचुअल इफेक्ट है, वो स्मॉल लेंथ की वजह से ही होगा, बड़ी वाली लेंथ का छोटी पे कोई खास फर्क पड़ेगा ही नहीं। उसके अलावा ऊपर वाला हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा इसके लिए इररिलेवेंट है, और इस पार्ट पे सिर्फ इतना ही हिस्सा फोर्स लगाएगा, तो जो भी नेट फोर्स आएगी दैट विल ऑलवेज बी ड्यू टू स्मॉलर कंडक्टर। समझ में आया बच्चे सबको? तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2I1 I2 बाय R टाइम्स L। ये म्यूचुअल फोर्स है दो कंडक्टर्स के बीच में, वेयर L इज ऑलवेज लेंथ ऑफ द स्मॉलर कंडक्टर। डन? समझ में आया बच्चे यहां तक? इसके बाद है हमारे पास व्हेन द टू चार्जेस Q1 and Q2, when two charges Q1 and Q2 moving with the velocities V1 and V2 on parallel straight path are distance apart, force between them is given by F is equal to mu naught by 4 pi Q1 Q2 V1 V2 by R square। बात समझ में आई? ये एक स्पेशल केस बना दिया बस मैंने, और कुछ नहीं है। सेम कहानी है, दो कंडक्टर्स हैं, कंडक्टर्स की जगह अब क्या बोल दिया, दो चार्जेस हैं जो पैरेलल मूव कर रहे हैं। कहानी तो वही होगी, कंडक्टर्स के अंदर से भी तो चार्जेस ही मूव कर रहे थे करंट फ्लो होते हुए। यहाँ पे हमने कहा दो चार्जेस Q1 Q2 मूविंग विद द वेलोसिटी V1 V2, तो करंट जो होता है क्या होता है, Q बाई T था बेसिकली। यहाँ पे हमने क्या किया, Q इंटू Q1 Q2 V1 V2, Q1 चार्ज मूविंग विद वेलोसिटी V1, Q2 चार्ज मूविंग विद वेलोसिटी V2, दोनों को मल्टीप्लाई किया, म्यू नॉट बाय 4 पाई R स्क्वायर। ये हमारे पास नेट फोर्स का डायरेक्ट फॉर्मूला है, याद रख लेना बच्चे, लिस्ट में बना लेना, अपना लिख लेना है, ठीक है। फिर है कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेस। ये सारे फॉर्मूलाज को सिर्फ इकट्ठे करके लिखा हुआ, कुछ अलग नहीं किया मैंने।
यहाँ क्या किया हुआ है, Fe जो हमारे पास होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by R square, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R। और मैग्नेटिक फोर्स क्या आती है बच्चा, μ0/4 पाई I1 I2 by R square dl1 into dl2, जो L1 L2 है, ये मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन द टू करंट एलिमेंट्स है। Q1 एंड Q2 अगर जो दो चार्जेस हैं फ्लोइंग फॉर टाइम t इन वायर्स फॉर द करंट I1 एंड I2, देन I dl1 is equal to Q1 by t into dl, I dl2 is equal to Q2 by t into dl। सिंपल चीज है, आइडियल क्यू डी एल बाई टी, और डी एल बाई टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, वेलोसिटी लेंथ बाई टाइम। यहाँ डी एल बाई टी को क्या लिख सकता हूँ, वेलोसिटी क्यू टू वी टू। वही वैल्यू सब्सटीट्यूट करके जो मैंने ऊपर डायरेक्ट फॉर्मूला बोला था वो ये डिराइव हुआ। डेरिवेशन पेपर में बहुत नाम मात्र चांसेस हैं आने की, लेकिन फॉर्मूला आ जाना चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए। एंड इन दोनों मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फोर्सेस को अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो नेट इफेक्ट क्या आता है हमारे पास, V1 V2 म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, एब्सोल्यूट परमिटिविटी एंड एब्सोल्यूट परमिबिलिटी का प्रोडक्ट। क्लियर बात है बच्चा। एंड Fm बाई Fe हमारे पास हमेशा क्या आता है, डायमेंशनलेस, दोनों फोर्सेस, क्योंकि फोर्स ही फोर्स हैं दोनों। और V1 V2 इंटू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, वेलोसिटी का स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट का प्रोडक्ट। यहाँ से मिला जुला के हम जो वैल्यूज निकालते हैं डाल के, वो क्या निकलेगा, Fm बाई Fe इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 25। ठीक है बच्चा, क्लियर है। फिर मैं बता रहा हूँ ये डेरिवेशंस नहीं आती हैं, लेकिन फॉर्मूला वाइज कंसेप्ट वाइज तुम्हें पता होना चाहिए। इसके बाद टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, ये नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कवर करेंगे। ठीक है।